नमस्कार, इंपीरियल एग्रो क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों। चैनल का लिंक शेयर कर दें एक बार ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। कल जो शाम को क्लास हुई थी उसमें लगभग 43 स्टूडेंट तक आ गए थे, एक बार 43 स्टूडेंट तक आ गए थे एक बार, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही अपना सहयोग बनाए रखें। लाइव लिंक शेयर कर दीजिए, फिर शुरू करते हैं हमारा रोमांचक सफ़र। लिंक शेयर कर दीजिए। सबके कमेंट्स के जवाब देंगे बाद में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। सभी को प्यार भरा नमस्कार। लिंक शेयर कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लिंक शेयर कर दिया, अब आ जाइए हमारी लाइव क्लास में। जिसको आना होगा वो आ जाएगा। बाकी शुरू करते हैं। तो कल हमने जो पढ़ा था वो हमने 174 तक पढ़ लिया था। अब इसके बाद में मैंने ये सोचा है कि आज ये जो क्लास है इसके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद में एग्रीकल्चर के कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन लाऊं आपके लिए, जिससे आपको मदद मिले। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ एग्रीकल्चर के अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन लाऊं जिससे आप उनको समझ सकें और सॉल्व कर सकें। तो उस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे कल की क्लास में। तो कल थोड़ी क्लास मज़ेदार होगी एग्रीकल्चर की, तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम। ये तो हो गया था कल। अगला सवाल है हमारा, लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी अरहर, ऑप्शन सी मूंग और ऑप्शन डी मोठ। बताना है आपको। लाल चना या पिजन पी किसको कहते हैं? लाल चना या पिजन पी। जिसने ऑप्शन ए वाला दिया, बी वाला दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। लाल चना या पिजन पी किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। अरहर को लाल चना या पिजन पी बोलते हैं। अगला सवाल है हमारा, उपास 120 बहुत ही फेमस वैरायटी है, बहुत ही फेमस वैरायटी है। उपास 120 किस किस्म की फसल है? किस फसल की किस्म बताना है आपको? मूंग, चना, मोठ या अरहर? उपास 120। जिसने डी जवाब दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है। जो उपास 120 किस्म है वो किसकी है? अरहर की है। अरहर को और क्या बोला जाता है? अरहर को लाल चना भी बोला जाता है या पिजन पी भी बोला जाता है। तो वहाँ पर सवाल आएगा, लाल चना निम्न में से कौन सी किस्म लाल चना की है? या अरहर का वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे आपसे, या फिर पिजन पी का वैज्ञानिक नाम पूछ लेंगे आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है केजानस केजान। क्या होता है? अरहर का वैज्ञानिक नाम होता है केजानस केजान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है, लाल चना और पिजन पी किसको कहा जाता है? लाल चना और पिजन पी किसे कहा जाता है? मटर, अरहर, मूंग या मोठ? बताइए जल्दी से। ऑप्शन ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी। मटर, अरहर, मूंग या मोठ? लाल चना या पिजन पी किसे कहा जाता है? अरहर को कहा जाता है। जिसने बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। लाल चना और पिजन पी किसे कहते हैं? अरहर को कहते हैं। उपास 120 किस फसल की किस्म है? बताइए जल्दी से। उपास 120 किस फसल की किस्म है? मूंग, चना, मोठ और अरहर? मूंग, चना, मोठ और अरहर? मूंग, चना, मोठ और अरहर, जल्दी से बताइए। उपास 120 किसकी किस्म है? जिसने डी जवाब दिया है अरहर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। उपास 120 किसकी किस्म है? उपास 120 किस्म है अरहर की। उपास 120 अरहर की किस्म है। अगला सवाल है हमारा,
दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है? दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है? पोड, कैप्सूल, बेरी या सरस? पोड, कैप्सूल, बेरी या सरस? दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या है बताना है आपको। पोड, कैप्सूल, बेरी या सरस? जिसने ए वाला जवाब दिया है पोड, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो दलहनी फसलों के फल का प्रकार होता है वो क्या होता है? पोड होता है। यानी कि जो उसकी फली होती है उसको हम विज्ञान की भाषा में या साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? पोड कहते हैं। जो फली होती है, चाहे वो चने की फली हो, मूंग की फली हो, मोठ की फली हो, या उड़द की हो, अरहर की हो, सरसों की हो, या मूंग की फली हो, वो क्या कहलाएगी? पोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पोड कहलाएगी। तो दलहनी फसलों के फल का प्रकार क्या होगा? पोड कहलाएगा। अगला सवाल है हमारा, फ्रेंच बीन व किडनी किस फसल को बोला जाता है? फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? बीन यहाँ पर प्रिंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? ऑप्शन ए है हमारा राजमा, ऑप्शन बी है मूंग, ऑप्शन सी है अरहर और ऑप्शन डी है मोठ। बताइए जल्दी से, फ्रेंच बीन व किडनी किस फसल को बोला जाता है? राजमा, मूंग, अरहर या मोठ? लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिसने जवाब दिया है राजमा, बिल्कुल सही जवाब है आपका। फ्रेंच बीन व किडनी बीन किस फसल को बोला जाता है? फ्रेंच बीन व किडनी बीन बोला जाता है राजमा को। फ्रेंच बीन व किडनी बीन राजमा को बोला जाता है। अब इससे जुड़ी देखो, ये एक इमेज शो हो रही है यहाँ पर फोटो। ये फोटो किसकी है? देखो इधर एक साइड दिया गया है राजमा और एक साइड दिया गया है किडनी। अब किडनी और राजमा की किस प्रकार से फोटो मिल रही है देख सकते हो आप, किस प्रकार से इनकी साइज, इनका जो आकार है वो मिलता है। इसलिए जो राजमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? किडनी बीन बोलते हैं। राजमा को हम क्या बोलते हैं? राजमा को किडनी बीन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि उसका आकार और किडनी का आकार, मनुष्य की जो किडनी होती है उसका आकार लगभग क्या होता है? सेम होता है, इसलिए उसको किडनी बीन की संज्ञा दी गई है। तो समझ में आ गया होगा आपको। अगला चलो इससे जुड़ी एक बात और बता देता हूँ आपको। दलहनी फसलों के फल का प्रकार यहाँ पर बताया था पोड। अब गुणसूत्र संख्या बता देता हूँ एक बार। दलहनी फसलों की गुणसूत्र संख्या आपको कैसे याद करनी है? देखो जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है, खरीफ में और रबी में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कैसे याद करोगे तो इसकी एक ट्रिक बताता हूँ आपको। देखो जो ये यहाँ पर इमेज शो हो रही है, इसमें क्या लिख दिया गया है कि सभी दलहनी फसलें, खरीफ में उगाए जाने वाली सभी दलहनी फसलें, उनकी गुणसूत्र संख्या क्या होगी? 22 होगी। सभी दलहनी फसलें जो खरीफ में उगाई जाती हैं उनकी गुणसूत्र संख्या कितनी होगी? 22 होगी। अपवाद है सिर्फ एक, कुल्थी। कुल्थी की जो फसल होती है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 24 होती है। उसमें गुणसूत्र संख्या 24 होती है। बाकी खरीफ की कोई सी भी फसल हो, दलहनी फसल कोई सी भी हो, उसमें आप आंख मीचकर गुणसूत्र संख्या 22 कर सकते हैं। ठीक है। अगर रबी की बात की जाए, रबी में उगाई जाने वाली दलहनी फसलों की बात की जाए तो उसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 14। कितनी होती है? 14। रबी की सभी दलहनी फसलों की गुणसूत्र संख्या 14 होती है। और अपवाद की तौर पर अगर बात की जाए तो जो काबुली चना होता है उसमें गुणसूत्र संख्या जो होती है वो होती है 16। उसमें कितनी होती है? गुणसूत्र संख्या 16 होती है। तो रबी की जो गुणसूत्र संख्या है वो सबकी 14 हो जाएगी, काबुली चने की 16 हो जाएगी, और खरीफ की सबकी 22 हो जाएगी, और अपवाद कुल्थी है, कुल्थी की कितनी हो जाएगी? 24। तो ये भी याद रख लेना कि खरीफ और रबी दो मौसम होते हैं, और आपको जो मेन हमारी गुणसूत्र संख्या है उसमें दो दो ही ऐड करने हैं। देखो जैसे यहाँ 22 है, 22 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए? 24 हो गए। और नीचे देखो 14 है तो 14 में 2 ऐड किए तो कितने हो गए? 16 हो गए। तो इस प्रकार से को रिलेट करके पढ़िए, आसानी से याद होगा, भूलेंगे भी नहीं कभी। और हमें नहीं लगता कि जो हमारी क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसा लगता होगा कि हम क्लास अटेंड कर रहे हैं, ऐसा लगता होगा जैसे कोई पिक्चर देख रहे हैं। यार बड़ा मजा आ रहा है। आहा। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? बताना है आपको। राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन नागौर, कोटा, बारा या बूंदी? नागौर, कोटा, बारा या बूंदी? जवाब दीजिए। राजस्थान में मूंग का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है?
जिसने जवाब दिया है ऑप्शन ए वाला नागौर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। राजस्थान में सबसे अधिक कहाँ पर होता है उत्पादन? नागौर में होता है। मूंग का उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर में होता है। और नागौर की और चीज क्या प्रसिद्ध है? नागौर की और चीज प्रसिद्ध है नागौर का बेल। और अब कहोगे सर एक और चीज बता दीजिए नागौर की क्या प्रसिद्ध है, तो नागौर की एक चीज और प्रसिद्ध है डीजी साउंड। डीजी साउंड जो होता है वो नागौर का बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर आपको वेरियस टाइप के जो डीजी साउंड है वो मिल जाएंगे, अलग अलग प्रकार के डीजी साउंड मिल जाएंगे। और नागौरी बेल तो फेमस है, नागौरी डीजे भी फेमस है, और नागौरी मूंग भी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विग्ना मूंगो किस फसल का वानस्पतिक नाम है? बताइए जल्दी से, विग्ना मूंगो किस फसल का वानस्पतिक नाम है? मूंग का, मोठ का, अरहर का और उड़द का। बताना है आपको विग्ना मूंगो, मूंग, मोठ, अरहर या उड़द। जिसने ए जवाब दिया है मूंग, उनका गलत जवाब है, मूंग नहीं होगा। विग्ना मूंगो जो वानस्पतिक नाम होता है वो होता है उड़द का। किसका होगा? उड़द का होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि वानस्पतिक नाम याद कीजिए आप। वानस्पतिक नाम से सवाल पूछे जाएंगे कम से कम 3-4, और वो इसी प्रकार के सवाल पूछेगा आपसे, क्योंकि ये सवाल इसमें कंफ्यूज है ना, तो वो कंफ्यूजन वाला देगा, वो सीधा सीधा हलवा तो देगा नहीं आपको, वो तो सीधा सीधा घुमाकर आपको देगा कि किस प्रकार से मैं इन स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करूं। तो वो इसीलिए कंफ्यूज करने वाले सवाल बनाएगा आपके सामने। और जब आप उस सवाल को देखोगे तो यार ये तो ईजी लग रहा है, जो पढ़ा हुआ नहीं होगा ना आपका, और वो देखोगे अरे यार ये तो ईजी लग रहा है, वो ईजी नहीं लग रहा है, वो ईजी आपको दिखाया गया है ताकि आप उसको जानबूझकर गलत करो। तो इस प्रकार के सवाल आएंगे वहाँ पर। तो विग्ना मूंगो देखोगे, और वो ऑप्शन भी उसने पहला ही दिया, उसने ऑप्शन चौथा नहीं दिया, उसने ऑप्शन पहला दिया है। तो विग्ना मूंगो पढ़ा आपने, विग्ना मूंगो पढ़ते ही आपने पहला ऑप्शन पढ़ा मूंगो, हाँ यार यही सही होगा, तो ऑप्शन ए कर दिया, और वो वहाँ पर गलत होता है। तो थोड़ी बहुत मेंटल एबिलिटी भी लगानी पड़ती है आपको। इसलिए विग्ना मूंगो किसका नाम हो जाएगा? उड़द का हो जाएगा। और मूंग का क्या होगा? विग्ना रेडिएटा। मूंग का क्या होगा? विग्ना रेडिएटा होगा। और मोठ का होगा विग्ना एकोनिटिफोलिया। ठीक है, मोठ का क्या होगा? विग्ना एकोनिटिफोलिया। अगर अरहर की बात की जाए तो अरहर का होगा केजानस केजान। अरहर का तो थोड़ा अलग है। बाकी मूंग, मोठ और उड़द से हर बार सवाल पूछा जाता है वैज्ञानिक नाम का, चाहे 1-2 साल में छोड़कर एक बार पूछा जाए, या 2-3 साल से एक बार पूछा जाए, या कभी कभी रिपीट भी हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना कि ये तीनों का नाम आपको याद रखना है। और इसके अलावा जो हॉर्टिकल्चर में जो नाम है, जो नींबू वर्गीय फसलें हैं, जिनमें है एक तो किन्नो, एक संतरा, एक नारंगी जिसको हम संतरा बोलते हैं, मौसमी, माल्टा, इनके भी जो नाम होते हैं, और एक नींबू, इनके भी जो नाम होते हैं, ये लगभग रिलेटेड हुए। सिट्रस लगा होता है, सिट्रस साइनेंसिस, सिट्रस ओरेंटिफोलिया, सिट्रस रेटिकुलेटा। तो ये कंफ्यूज करेंगे आपको वहाँ पर, इसलिए वो सवाल देगा, और ये आएंगे इस प्रकार के सवाल। इसलिए वानस्पतिक नाम को ढंग से याद कर लेना। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, उड़द में पाए जाने वाला अम्ल है। उड़द में पाए जाने वाला अम्ल बताना है आपको। उड़द में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। उड़द में पाए जाने वाला अम्ल बताना है आपको। मैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फास्फोरिक अम्ल। जिसने जवाब दिया है फास्फोरिक अम्ल, डी वाला, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने जवाब दिया है फास्फोरिक अम्ल, डी, बिल्कुल सही जवाब है। उड़द में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा? उड़द में पाया जाने वाला अम्ल होगा फास्फोरिक अम्ल। क्या होगा? फास्फोरिक अम्ल होगा। कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर जल्दी जल्दी करवाइए। क्यों भाई जल्दी जल्दी क्यों करवाएं? जितना आप इसकी स्टडी डिटेल में करोगे उतना जल्दी याद रहेगा। घास काटने से कोई फायदा नहीं है। मैं बोलूँ उड़द में पाया जाने वाला अम्ल है फास्फोरिक अम्ल, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं है आपको, आगे कर दिया आपने, मैंने बोला आपने सुन लिया, बात खत्म। तो उससे जुड़े 3-4 बातें बतानी जरूरी होती है जिससे आपको याद रखने में आसानी रहे। इसीलिए मैं आपको हर चीज़ की, हर क्वेश्चन में 1 या 2 मिनट का समय लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? लगभग 1 मिनट का समय इसीलिए लेता हूँ क्योंकि आपके लिए ये आसानी रहेगी, याद करने में आपको आसान रहेगा, और आप बोर भी नहीं होंगे इससे। और एक क्वेश्चन में जब पढ़ता हूँ तो उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन बोलता ही हूँ मैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से सवाल हैं, कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो हर जगह सिर्फ वही काम में नहीं आता जल्दी। हमें कभी कभी जो पढ़ाई वाला काम होता है या और दूसरे जो काम होते हैं वो हमेशा पेशेंस से रखे जाते हैं, उसमें पेशेंस रखनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी, आपसे निवेदन है कि जल्दी जल्दी इससे नहीं होगा काम, आराम से किया जाएगा। कल भी देखा था मैंने, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर जल्दी जल्दी करवा दीजिए,
तो जल्दी जल्दी नहीं होता है। अगर आपको जल्दी करना है तो इसका दूसरा उपाय बताता हूँ आपको। देखो ऐसा करिए, जो लाइव क्लास जब खत्म हो जाएगी, लाइव क्लास खत्म होने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डॉट होगा, उस पर जाना, उस पर क्लिक करना। उस पर क्लिक करने के बाद में एक ऑप्शन आएगा स्पीड का, उसकी स्पीड बढ़ा देना आप। स्पीड बढ़ाने के बाद में इस वीडियो को चलाकर देख लेना, ठीक है। तो ये कर सकते हो। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर बोर्ड को क्लियर करो, हमें दिख नहीं रहा। तो बोर्ड को क्लियर मेरी तरफ से तो क्लियर ही है। आप यहाँ तीन डॉट होते हैं, उस पर क्लिक करिए और क्वालिटी को बढ़ाइए। आपने 144 वाली क्वालिटी कर रखी है, आप कम से कम 360 वाली क्वालिटी पे देखेंगे, तब आपको सब कुछ क्लियर होगा। बाकी सारे जो स्टूडेंट हैं उनको सबको क्लियर ही दिखाई देता है, लेकिन आप क्या करते हो कि क्वालिटी कम कर लेते हो। तो क्वालिटी कम मत करिए, क्वालिटी को मीडियम कर लीजिए, जिससे आपको आसानी से दिख भी जाए और समझ में भी आ जाए। अगला सवाल है हमारा, फ्लूक्लोरेलिन शाकनाशी का व्यापारिक नाम बताना है आपको। बेसालिन, पैराक्वाट, डाइक्वाट या मचेटी, ABCD। फ्लूक्लोरेलिन शाकनाशी का व्यापारिक नाम, बेसालिन, पैराक्वाट, डाइक्वाट और मचेटी। बताइए जल्दी से। शाकनाशी का मतलब होता है खेत में उगे, जो शाक उग जाती है खेत में, जो हानिकारक खरपतवार होते हैं, उसको नष्ट करने के लिए उस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। वो क्या कहलाते हैं? शाकनाशी कहलाते हैं। इसको खरपतवारनाशी भी कहते हैं। और इससे जुड़ा एक सवाल और बता देता हूँ मैं, पहले ये बता दीजिए। जिसने ए जवाब दिया है बेसालिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो फ्लूक्लोरेलिन होता है उसका व्यापारिक नाम क्या होता है? बेसालिन। अब देखो क्या होता है व्यापारिक नाम और जो मुख्य नाम होता है वो क्या होता है। देखो जो भी दवाई बनाई जाती है, एक तो उसका रासायनिक संगठन होता है, और एक चीज़ जो रासायनिक संगठन होता है उसी संगठन के आधार पर एक उसका नाम रखा जाता है, और उस नाम से वो दवाई बाजार में नहीं मिलती है। हालांकि आप जाओगे तो दुकान वालों को सबको पता होता है, लेकिन अगर आप जाते ही कहोगे कि बेसालिन, फ्लूक्लोरेलिन दे दिए, तो आदमी को थोड़ा समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए एक दवाई के दो नाम रखे जाते हैं, एक तो उसका केमिकल फॉर्मूला या रासायनिक संगठन, और दूसरा उसका रखा जाता है व्यापारिक नाम, जो बाजार में जिस नाम से वो दवाई बिकेगी। तो दो नाम होते हैं। तो फ्लूक्लोरेलिन क्या है? इसका वो रासायनिक संगठन बोल सकते हैं इसको, और जो बेसालिन है वो इसका व्यापारिक नाम है। बाजार में बेसालिन के नाम से ये दवाई बिकती है। बेसालिन जो दवाई होगी उस पर लिखा जरूर होगा फ्लूक्लोरेलिन, लेकिन बेसालिन बड़ा लिखा होगा, और फ्लूक्लोरेलिन मिलेगा आपको डब्बे के पीछे छोटे अक्षरों में, जहाँ पर केमिकल का फॉर्मूला लिखा होता है वहाँ पर मिलेगा। तो कभी आप दवाई लाओ तो देखना कि दो नाम होंगे उस पर, एक बड़ा नाम आगे और पीछे नाम होगा, जो जहाँ पर रसायन लिखा होता है ना कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वहाँ पर लिखा होगा फ्लूक्लोरेलिन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल है हमारा, इससे जुड़ा एक सवाल और बता रहा था मैं कि शाकनाशी यानी कि खरपतवार। खरपतवार से जुड़ा एक सवाल बार बार पूछा जाता है कि खरपतवार अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है? खरपतवार अनुसंधान निदेशालय, जो पहले अनुसंधान केंद्र था अब उसको निदेशालय बना दिया गया है। अनुसंधान केंद्र छोटा होता है और निदेशालय जो होता है, कृषि अनुसंधान निदेशालय जो होता है वो बड़ा होता है। तो जो खरपतवार अनुसंधान निदेशालय है वो जबलपुर में है। कहाँ पर है? जबलपुर में है, और जबलपुर है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? जबलपुर मध्य प्रदेश में। अगला सवाल है हमारा, बरखा किस फसल की किस्म है? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार पूछा जाता है। बरखा किस फसल की किस्म है? बताइए। सुपरवाइजर में भी आया हुआ सवाल है ये। ऑप्शन है हमारा चना, मूंग, उड़द और अरहर। चना, मूंग, उड़द और अरहर। बताइए जल्दी से क्या ऑप्शन होगा इसका? जिसने जवाब दिया है चना गलत है, मूंग दिया है गलत है, जिसने उड़द वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जिसने उड़द वाला जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो बरखा किस्म है वो किसकी किस्म है? बरखा किस्म है उड़द की। और ये सवाल सुपरवाइजर में पूछा भी जा चुका है कि बरखा किस्म का संबंध किस फसल से है? तो किस फसल से है? उड़द से है। बार बार पूछी जाती है। वर्षा अलग है, बरखा जो किस्म है वो तो है उड़द की। अगर वर्षा पूछ ले आपसे, वर्षा, तो वर्षा किस्म किसकी होगी? मूंग की होगी। वर्षा और वर्षा अलग अलग है। बच्चे स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर ये वर्षा और वर्षा एक ही है। तो देखो बरखा अलग है और वर्षा अलग है, दोनों ही अलग अलग किस्में हैं और दोनों का ही अलग अलग मतलब है। हाँ, हालांकि ये बरखा और वर्षा इनका पर्यायवाची शब्द जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ये कर दो कि हाँ सर आपने बरखा बताई थी तो बरखा का मतलब तो वर्षा ही होता है, तो वर्षा भी इसकी होगी। तो ऐसे नहीं है। अब देख लो, वापस से एक बार क्लियर फाइनल बता देता हूँ। जो बरखा किस्म है वो उड़द की है। बरखा किस्म जो है वो उड़द की है। और अगर आपसे पूछ ले वर्षा, तो वर्षा किस्म किसकी है? मूंग की है। वर्षा किस्म किसकी है?
मूंग की है। अब समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, रट लेना, अभी लिख लो चाहे याद कर लो, आएगा ये सवाल। अगला सवाल है हमारा, चले लिख लीजिए, तब तक मैं रुक जाता हूँ, लिख लो तब तक मैं रुक जाता हूँ। मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखा करो। मैं तो कहता हूँ जब ये क्लास चलती है ना, तब आप रफ कॉपी और पेन लेके बैठिए, बहुत आपको, मैं कह रहा हूँ बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत जल्दी आपको याद होगा जो भी चीज़, जो भी मैं बोलता हूँ। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, लिखना कुछ भी नहीं है, आपको कॉपी और पेन लेके बैठना है। जैसे ही मैं किसी क्वेश्चन का पूछता हूँ आंसर, तो उसका आंसर आपको, जैसे आपको आ गया कि ऑप्शन ए वाला है, तो ऑप्शन ए वाला है तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट नहीं करते हैं तो आप उसमें लिख भी सकते हैं। मेरे हिसाब से कमेंट करना ठीक रहेगा, क्योंकि आपको उससे पता चल जाएगा, आपका पूरा ध्यान उस पर रहेगा। लेकिन कॉपी पे भी अगर आप नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी पे भी आप कर सकते हो। और क्वेश्चन लिखते हो तो लिखने के बाद कमेंट करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही मैंने कोई सवाल बोला, आपने उस सवाल को लिख लिया कॉपी में, फिर उसके बाद में उसका आंसर दे दिया, तो इस प्रकार से भी हो सकता है। जैसे आपको ठीक लगे कर सकते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो पहले लाइव क्लास अटेंड कर ली, सबके आंसर दे दिए, सबके आंसर देने के बाद में फिर वापस से वीडियो को आपने प्ले किया, सारी आवाज़ कम कर दी, क्योंकि अब आपको याद हो गई, अब आपको रिवीजन करना है तो सारी आवाज़ कम हो गई। फिर क्या करना है आपको, फिर आपको सीधा सा वीडियो प्ले करनी है। वीडियो प्ले करने के बाद में उसकी स्पीड तेज़ करनी है, बहुत सारी स्पीड बढ़ा देनी है उसकी, फिर आवाज़ कम कर देना और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए। सवाल नंबर फर्स्ट आया, सवाल नंबर फर्स्ट लिखा, इसका आंसर मैंने अभी ये दिया था, सर ने ये बताया था, ये हो गया। दूसरे का ये, तीसरे का ये जो 1 घंटे की वीडियो आपकी 20 मिनट में कंप्लीट भी हो जाएगी, 20 मिनट में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से नए नए एक्सपेरिमेंट करिए अपनी स्टडी में, नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, और जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करते रहिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा, यकीन मानिए मेरा, जितना रिवीजन करोगे उतना फ़ायदा होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में सर्वाधिक मोठ का उत्पादन कहाँ होता है? ये इस सवाल को मैं इस सवाल के बाद बताऊंगा। पहले ये सवाल बताइए, जड़िया ज्वाला, देखो मोठ का उत्पादन तो बीकानेर में होता है, मैंने बता दिया, लेकिन इससे जुड़ी एक चीज़ बताऊंगा आपको। जड़िया ज्वाला RMO 40 किसकी किस्म में है? जड़िया ज्वाला RMO 40 किसकी किस्म में बताना है आपको? मोठ, अरहर, मूंग या चना? जड़िया ज्वाला RMO 40 किस्म बताइए जल्दी से, किसकी होगी? मोठ, अरहर, मूंग या चना? जिसने मोठ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है, जिसने मोठ जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। अगर राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन की बात की जाए तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है बीकानेर में। अगर भारत में सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जो मोठ उत्पादन होता है वो होता है राजस्थान में। इसीलिए मैंने कहा था इस क्वेश्चन को बाद में बताऊँगा। तो सबसे ज़्यादा जो मोठ उत्पादन होता है भारत में वो होता है राजस्थान में, और राजस्थान में भी सबसे ज़्यादा मोठ उत्पादन होता है बीकानेर में। अब देखो ये बीकानेर में मोठ उत्पादन सबसे ज़्यादा क्यों होता है, इसके पीछे की बात बताता हूँ आपको आज। देखो ये थोड़ा इतिहास की बात है कि सबसे पहले इतिहास में आज से लगभग 200-250 साल पहले एक महाराजा हुआ करते थे। तो उनका एक शौक़ था, ये जो नमकीन टाइप सामग्री होती है ना, जैसे चिप्स हो गए आलू के, नमकीन हो गई, या और भी जितनी भी घर में जो आइटम्स बनाए जाते हैं या मार्केट में जो मिलते हैं, जो आप खाते हो बीकानेरी भुजिया वगैरह, तो उनको इस प्रकार के जो आइटम खाने का बहुत शौक़ था। एक राजा महाराजा थे बीकानेर के, राव बीका नहीं थे, उनके अलावा कोई थे। तो उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी कि जो सबसे अच्छी प्रकार की मुझे वो नमकीन बना के खिलाएगा, क्या पता उस समय नमकीन बोला जाता था, भुजिया बोला जाता था, मुझे पता नहीं है, वो उसको इनाम देंगे। तो उस समय एक प्रतियोगिता रखी गई और उसी प्रतियोगिता में किसका इन्वेंशन हुआ था? बीकानेरी भुजिया का इन्वेंशन हुआ था। उस प्रतियोगिता में बीकानेरी भुजिया का इन्वेंशन हुआ था, और वो जो बीकानेरी भुजिया थी तब से लेकर आज तक उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है। उसका जो केमिकल फार्मूला है वो बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। उसमें जो चीज़ डालती है, जितनी मात्रा में डालनी है उतनी मात्रा में ही डाली जाती है, और इसीलिए ये वर्ल्ड फेमस है। ये इंडिया में ही नहीं, दूसरे देशों में भी बीकानेरी भुजिया जाने लग गई आजकल। आपने देखा होगा जो बीकानेरी भुजिया का जो पैकेट होता है उसके ऊपर हिंदी में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, और उर्दू में भी लिखा आने लग गया आजकल। तो वो कहाँ पर जाता है? वो जाता है सऊदी अरब में जाता है। सऊदी अरब के अलावा वो दुबई में जाता है, और भी जो दूसरी सिटीज़ हैं, सऊदी कंट्रीज़ हैं, ईरान, इराक, इन सब में जाता है। और काफ़ी अच्छा नाम है बीकानेर का नमकीन के क्षेत्र में।
और ये जो मोट का सर्वाधिक उत्पादन होने का जो कारण है वो कारण यही है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा नमकीनें बनती हैं और जो भुजिया बनती है बीकानेरी जो भुजिया जिसका सबसे ज़्यादा मार्केट में वैल्यू है या मांग है वो मोट से बनाई जाती है। इसीलिए जो लोग ये समझ रहे थे इतने दिन की सर बेसन से बनाई जाती है, तो बेसन बनता है चने से नहीं बनाई जाती, मोट से बनाई जाती है। बीकानेरी जो भुजिया है वो किससे बनाई जाती है, मोट से बनाई जाती है। बहुत ही क्रिस्पी होती है। हो सकता है अभी आप में से कुछ बच्चों के मुंह में पानी आ गया होगा बीकानेरी भुजिया का नाम सुन के। तो बीकानेरी भुजिया का जो इतिहास था वो ये था, और बीकानेरी भुजिया जो है वो सभी जो नमकीन है उसकी जन्मदाता है। जैसे सभी जो भाषाएं हैं उसकी जन्मदाता संस्कृत को माना जाता है, वैसे सभी नमकीनों की जो जन्मदाता है वो है बीकानेरी भुजिया। तो जानकारी कैसी लगी बता दीजिएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है हमारा, ये सवाल मैं बता चुका हूँ आपको, जड़िया ज्वाला आरएमओ 40 किसकी किस्में हैं, जड़िया ज्वाला आरएमओ 40 सब मोट की किस्में हैं। किसकी किस्में हैं, सब मोट की किस्में हैं, और सर्वाधिक मोट उत्पादन बीकानेर। अगला सवाल है हमारा, ब्लैक आई वेजिटेबल मीट काउपी किस फसल को कहते हैं। ब्लैक आई वेजिटेबल मीट और काउपी किस फसल को बोला जाता है, अरहर, मूंग, चवड़ा या मसूर। अरहर, मूंग, चवड़ा या मसूर। जिसने सी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। ब्लैक आई वेजिटेबल मीट किसको कहते हैं, ब्लैक आई वेजिटेबल मीट बोलते हैं चमड़ा को। अब देखो ब्लैक आई क्या होती है, जो चमड़ा होता है ना वो होता है सफ़ेद कलर का, लेकिन उसमें एक काला सा डॉट होता है, एक धब्बा होता है, इसीलिए वो धब्बा उसको उसके आँख की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इसके क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लैक आई पी। ब्लैक आई पी भी बोला जाता है इसको, और वेजिटेबल मीट और काउ पी भी इसको बोला जाता है। ब्लैक आई पल्स भी बोल सकते हैं, ब्लैक आई पल्स भी बोल सकते हैं इसको। अगला सवाल है हमारा, चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। जॉइंट, पूसा दो फसली, पूसा बरसाती और सिरसा। बताइए जल्दी से, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए चमड़ा की कौन सी किस्म खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। जाइंट, पूसा दो फसली, पूसा बरसाती और सिरसा। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो चमड़ा की जो पूसा दो फसली किस्म है वो खरीफ और रबी दोनों मौसम में उगाई जा सकती है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मौसम कितने होते हैं, मौसम रबी और खरीफ 2 होते हैं। वैसे तो 4-5 होते हैं, 6 ऋतुएं होती है वैसे तो, लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रबी और खरीफ। तो यहाँ पर रबी और खरीफ 2 मौसम है, और 2 फसली से याद रख लेना, 2 बार फसल ले सकते हैं, एक रबी में और एक खरीफ में। तो चमड़ा की कौन सी किस्म है जो रबी और खरीफ 2 मौसम में 2 बार फसल ली जा सकती है, पूसा दो फसली। अगला सवाल है हमारा, पीली क्रांति का संबंध है। पीली क्रांति का संबंध बताना है, पपीता से है, तिलहन से है, आम उत्पादन से है या दाल उत्पादन से है। 4 ऑप्शन है, लाइव चैट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। पपीता उत्पादन, तिलहन उत्पादन, आम उत्पादन, दाल उत्पादन। पपीता उत्पादन, तिलहन उत्पादन, आम उत्पादन या दाल उत्पादन। जिसने जवाब दिया है तिलहन उत्पादन बिल्कुल सही जवाब है आपका। पीली क्रांति का संबंध किससे है, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। किससे है, तिलहन उत्पादन से है। और जो तिलहन या तेल का जो कलर होता है वो हल्का पीलापन लिए हुए होता है, इसलिए इसको पीली क्रांति बोला जाता है। अगला सवाल है हमारा, तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है। बताना है आपको, तिलहन अनुसंधान निदेशालय फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। जिला गाजियाबाद। 4 ऑप्शन हैं, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद और गाजियाबाद। इतने बाद, इन सब के बाद बताइए जल्दी से, फैसलाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद या गाजियाबाद। जिसने बी जवाब देखा है, बी जवाब दिया है हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो तिलहन अनुसंधान निदेशालय है वो कहाँ पर है, हैदराबाद में है। तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, हैदराबाद में। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तेल वाली जो फसलें हैं कौन कौन सी है, मूंगफली, सरसों, तिल, इनका जो तेल निकाला जाता है उस फसलों पर क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। उन फसलों पर क्या किया जाता है, अनुसंधान कार्य किया जाता है। अगला सवाल है, मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको।
मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर 20, 20 दूनी 40, 2n बराबर 46, 2n बराबर 52। जल्दी से बताइए 2n बराबर 20, 2n बराबर 40, 2n बराबर 46, 2n बराबर 52। जिसने जवाब दिया है 46, नहीं 46 तो गुणसूत्र संख्या होती है किसकी, मनुष्य की। तो जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा 2n बराबर 40। मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या होगी 40। ठीक है, तो मूंगफली में गुणसूत्रों की संख्या 40 होगी। तो मूंगफली ये थी, मूंगफली खा ले बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं मैं तेरा नाना नहीं। अगला सवाल है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर स्थित है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय पूछा गया है आपसे रामगढ़ में, चंडीगढ़ में, जूनागढ़ में और हमीरगढ़ में। बताइए जल्दी से, रामगढ़, चंडीगढ़, जूनागढ़, हमीरगढ़। स्टडी विथ फन। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय, जिसने जूनागढ़ दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका, जिसने जूनागढ़ दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय कहाँ पर है, मूंगफली अनुसंधान निदेशालय है जूनागढ़ में। मूंगफली अनुसंधान निदेशालय जूनागढ़ में है। और जूनागढ़ कहाँ पर है, जूनागढ़ है गुजरात में। अब देखो इससे जुड़ी एक जानकारी देता हूँ आपको। सबसे पहले जो फसल अनुसंधान केंद्र खोला गया था, फसल अनुसंधान केंद्र, निदेशालय नहीं बात कर रहा हूँ मैं, केंद्र की बात कर रहा हूँ। सबसे पहला जो फसल अनुसंधान केंद्र खोला गया था वो खोला गया था मूंगफली अनुसंधान केंद्र। कहाँ पर खोला गया था, जूनागढ़ गुजरात में खोला गया था। लेकिन अभी हाल ही में इसको चेंज कर दिया गया है और अभी अनुसंधान केंद्र को बड़ा कर दिया गया है और बड़ा करके इसको निदेशालय बना दिया गया है। तो मूंगफली अनुसंधान निदेशालय या मूंगफली अनुसंधान केंद्र, दोनों ही सवाल अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आंसर कर देना जूनागढ़। और जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में है। अगर आपसे कभी आपसे कोई सवाल पूछ ले कि जूनागढ़ का किला कहाँ पर है, तो जूनागढ़ का किला तो बीकानेर में है। जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, लेकिन जूनागढ़ जो जिला है या डिस्ट्रिक्ट है वो है गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में है। और जूनागढ़ का जो किला है बीकानेर का, वो मेरा देखा हुआ है, मैं देख के आया था और बहुत ही अच्छी चीज़ है वो। वहाँ पर एक जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय का एक वहाँ पर एक प्लेन रखा हुआ है। पहले जो पुराने वाले प्लेन आते थे, फाइटर प्लेन, जिसमें आगे एक पंखा लगा होता था, उस प्रकार का। और चलो मैं आपको इमेज भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये वाली इमेज है, ये वहाँ पर जूनागढ़ के किले में ये रखा हुआ है। और ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय, जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जब, तब उस समय भारत, ये जो बीकानेर रियासत थी, इसके कुछ राजा थे, उन्होंने अपनी सेना भेजी थी द्वितीय विश्व युद्ध में। तो उसमें फिर उपहार में ये प्लेन दिया था, उपहार में ये प्लेन दिया था अंग्रेज सरकार ने भारत के राजा महाराजाओं को। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो भी बीकानेर रियासत में ही चली थी। सबसे पहले अगर ट्रेन की बात की जाए, राजस्थान में सबसे पहले ट्रेन कहाँ पर चली थी, तो वो बीकानेर रियासत में चली थी। अगला सवाल है हमारा, मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात कितना होता है, बताना है आपको। मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात जल्दी से बताइए। मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात 26:45, 45:26, 30:20 और 44:21। बताइए जल्दी से, मूंगफली में तेल और प्रोटीन का अनुपात। फिर सोयाबीन का भी बताऊंगा आपको। देखो, मूंगफली में तेल और प्रोटीन का जो अनुपात होता है, मूंगफली में जो तेल और प्रोटीन का अनुपात होता है वो होता है 26:45। 26% तो इसमें प्रोटीन पाई जाती है और 45% इसमें क्या पाया जाता है, तेल पाया जाता है। हाँ, मूंगफली में तेल से, प्रोटीन से ज़्यादा तेल की मात्रा पाई जाती है। अगर सबसे अच्छा खाने वाला तेल पूछा जाए आपसे, रेगुलरली खाना है आपको, तो मूंगफली का खाइए। फिर उसके बाद में सरसों का खाइए। अगर सर्दियां हैं और थोड़ा ज़्यादा मात्रा में खाना है आपको, फैट ज़्यादा चाहिए, तो तिल का खाइए। सोयाबीन का तेल नुकसानदायक होता है, हानिकारक होता है। तो मूंगफली में तेल और प्रोटीन की मात्रा बता दी, 26:45। सोयाबीन में कितनी होती है, सोयाबीन में होता है 20:42। 20% तेल और 42% प्रोटीन। अगला सवाल है हमारा, मूंगफली में पेगिंग की अवस्था कितने दिनों बाद निकलती है। फिर बताएंगे आपको पेगिंग भी क्या होती है। देखो, पेगिंग का मतलब होता है, पहले सवाल का आंसर दे दीजिए फिर बताते हैं आपको। मूंगफली में बताना है आपको
25 दिन, 35 दिन, 55 दिन या 75 दिन? जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है 55 दिन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो मूंगफली में पेगिंग की अवस्था होती है वो होती है 55 दिन। अब देखो होता क्या है, पेगिंग को हिंदी में बोलते हैं अधिकालीन। क्या बोलते हैं? अधिकालीन। क्या बोलते हैं? अधिकालीन बोलते हैं। तो अधिकालीन में क्या होता है, उस समय जो उस मूंगफली की जो शाखाएं होती हैं, ब्रांचेस होती हैं, वहाँ से कुछ कीलनुमा संरचनाएं निकलती हैं और वो संरचनाएं सीधी ज़मीन के अंदर घुसती है और उन्हीं संरचनाओं पर क्या लगते हैं? मूंगफली लगती है और उसी संरचना के ऊपर फूल बनते हैं। तो समझ गए होंगे आप कि क्या होती है पेगिंग अवस्था। पेगिंग अवस्था में कीलनुमा संरचना बनती है, वो कीलनुमा संरचना मिट्टी के अंदर धंसती है। तभी तो हम उस जो पेगिंग अवस्था आती है उस समय हम क्या करते हैं, उसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं। किसके ऊपर मिट्टी चढ़ाते हैं? मूंगफली के ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है। और जब मिट्टी चढ़ाते हैं तो ऊपर फूल बनते हैं और नीचे वो जो सूट बनते हैं या जिनको हम कील भी बोल सकते हैं सामान्य लैंग्वेज में, वो अंदर घुसती है और वहाँ पर मूंगफली का निर्माण होता है। तो ये अवस्था क्या कहलाएगी? पेगिंग कहलाएगी। और सिर्फ ये जो पेगिंग अवस्था होती है वो मूंगफली में ही होती है और कहीं पे भी नहीं होती है। ठीक है। और जो दूसरी एक अवस्था बताई थी मैंने पडलिंग, एक तो है पेगिंग और एक है पडलिंग। अब पडलिंग पूछ ले आपसे तो पडलिंग सिर्फ धान में ही होता है। क्या होता है? धान के पानी भरे खेत में हल चलाना क्या कहलाएगा? पडलिंग कहलाएगा। हल चलाना पडलिंग कहलाएगा। और हल को क्यों चलाते हैं? क्योंकि इससे जो पोषक तत्व हैं वो मिट्टी में घुल जाते हैं और मिट्टी की जो पोर होती है या मृदा कण होते हैं वो खुल जाते हैं और खरपतवार भी नष्ट हो जाते हैं। तो जानकारी कैसी लगी बताना मुझे। अगला सवाल है हमारा, कौन सी फसल गरीब का मांस, हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप, वेंडर क्रॉप नहीं है वंडर क्रॉप है, मिसप्रिंट है, वंडर क्रॉप कहलाती है? बताना है आपको कौन सी फसल है जो गरीब का मांस, हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप कहलाती है। सब्जी मांस या वेजिटेबल मांस तो हमारी चावला थी, वो अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, इसीलिए तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन सी फसल है जो गरीब का मांस या हड्डी रहित मांस या वंडर क्रॉप कहलाएगी? मूंगफली, तिल, सरसों या सोयाबीन? ए, बी, सी या डी? जिसने डी जवाब दिया है सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है आपका। जो गरीब का मांस होता है या हड्डी रहित मांस होता है या जिसको वंडर क्रॉप बोलते हैं, वो किसको बोलते हैं? वो बोलते हैं सोयाबीन को। वंडर क्रॉप को हिंदी में बोलते हैं जादुई फसल। जादुई फसल भी इसको बोला जाता है। सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? अभी बताया था मैंने थोड़ी देर पहले, सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन 12 में होता है। आया नहीं होगा सवाल, अब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, सोयाबीन में तेल प्रोटीन की अनुपात बता दिया मैंने। 42% तो होती है प्रोटीन और 20% तेल। 42% प्रोटीन और 20% तेल आता है सबको। अगला सवाल है हमारा, राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? देखो बताया नहीं था, अब बता देता हूँ। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कहाँ होता है? पहले आप बताइए। कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। फिर बताऊंगा इससे रिलेटेड कुछ सवाल। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। जिसने 12 जवाब दिया है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान में सर्वाधिक सोयाबीन का उत्पादन कहाँ होता है? 12 डिस्ट्रिक्ट में होता है, 12 जो जिला है वहाँ पर होता है। अब दूसरा सवाल ये है कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ पर होता है? झालावाड़ में होता है। भारत में अगर सबसे अच्छी क्वालिटी के संतरे कहाँ पर उत्पादित होते हैं या संतरा अनुसंधान केंद्र या नींबू अनुसंधान केंद्र आपसे पूछ लिया जाए कहाँ पर है, तो वो कहाँ पर है? नागपुर में है। कहाँ पर है? नागपुर में है। नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। वहाँ पर क्या है? वहाँ पर नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र है, जिसमें नींबू वर्गीय जितने भी फल हैं, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, मौसम्बी है, माल्टा है, उन सब पर अनुसंधान किया जाता है। और वहाँ का जो क्लाइमेट है वो उसके लिए बहुत ही सूटेबल माना जाता है। इसीलिए वहाँ पर जो जितने भी प्रकार के नींबू वर्गीय फल उगाए जाते हैं उनकी क्वालिटी दूसरी जगह उगे जो नींबू वर्गीय फल होते हैं उनसे सबसे अच्छी मानी जाती है। तो ये जानकारी थी। अगला सवाल है हमारा, अल्फा टॉक्सिन विषैले पदार्थ किस फसल के दानों में होता है? अभी आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, मैं एक चीज़ बताऊंगा, फिर आप कहोगे हाँ सर। तो अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ बताना है आपको, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों या तिल? सोयाबीन, मूंगफली, सरसों या तिल? बताइए जल्दी से, कहाँ पर
अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ कहाँ होता है, किसमें होता है? जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला मूंगफली, बिल्कुल सही जवाब है। जो अल्फा टॉक्सिन विषैला पदार्थ होता है वो किसमें होता है? वो होता है मूंगफली में, मूंगफली में होता है। अब देखो होता क्या है, आप जब कच्ची मूंगफली खाते हो या कभी कभी सिकी हुई भी खाते होंगे, तो जब कच्ची मूंगफली खाते हो तो आप मूंगफली खाते खाते एकदम से आपके मुंह में एक कड़वी मूंगफली आ जाती है और आप उसको एकदम से थूकते हो। तो वो कड़वाहट क्यों होती है? वो कड़वाहट होती है अल्फा टॉक्सिन के कारण। अल्फा टॉक्सिन उसमें एक विषैला पदार्थ बन जाता है, उसके कारण क्या होती है, उसके कारण उसमें कड़वाहट आ जाती है। हालांकि इससे मरते नहीं हैं पर कड़वी लगती है ये। और ये अल्फा टॉक्सिन जो होती है ये किससे बनती है? ये एक कवक होता है, ये कवक होता है एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस नाइजर नाम का एक कवक होता है, उस कवक से अल्फा टॉक्सिन बनती है और सिर्फ मूंगफली में बनती है, और दूसरे में भी बनती है लेकिन मूंगफली में इसका महत्व है। जैसे ही मूंगफली खाते हो कड़वी लगी, समझ जाना कि सर ने बताया था एक बार हमें कि ये अल्फा टॉक्सिन के कारण कड़वी लगती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अगला सवाल है हमारा, गंवार में गोंद गम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? गंवार में गोंद गम की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है, बताइए जल्दी से। 22%, 33%, 44% या 55%? गंवार में गोंद या गम की कितनी मात्रा होती है? 22%, 33%, 44% या 55%? 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5। ये तो राइमिंग हो गई, कोई बात नहीं, जवाब दीजिए। जिसने जवाब दिया है ऑप्शन बी वाला 33%, गंवार में गम की मात्रा 33% वाला जवाब दिया है जिसने, बिल्कुल सही जवाब है आपका। गंवार में गोंद या गम की कितनी मात्रा होती है? गंवार में गोंद या गम की 33% मात्रा होती है। कितनी होती है? 33% मात्रा होती है। और ये जो गंवार या गम होता है, ये आपको पता होगा, एक बार कृषि जगत में गंवार का जो दाम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, 300 साढ़े 300 रुपये किलो। तो वो क्यों बढ़ गया था, वो अचानक से क्यों बढ़ गया था? तो उस समय एक नई खोज हुई थी गंवार के अंदर, तो गंवार के अंदर एक नई खोज हुई थी और जो सारा जो गंवार था वो रशिया ने खरीद लिया था। किसने खरीदा था? रशिया, यानी कि रूस देश ने इंडिया का सारा गंवार खरीद लिया था। क्योंकि गंवार में कुछ तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो विस्फोटक होते हैं, कुछ मतलब विस्फोटक सामग्री बनाने में गंवार का उपयोग किया जाता है। इसीलिए इसको उस समय गंवार का जो भाव था वो बहुत ज़्यादा आ गया था और लोग इससे बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया था और कुछ लोग इससे बर्बाद भी हो गए थे। क्योंकि फिर उसके बाद में उस समय उन्होंने बहुत सारा स्टॉक कर लिया और फिर उस समय के बाद में कभी वो भाव नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि भारत और जो रशिया हैं उनके जो संबंध हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं। तो रशिया ने कहा कि हम इतने दाम पर आपसे नहीं खरीदेंगे, मित्रता के तौर पर आप हमें थोड़ा सस्ता दीजिए। फिर सस्ता देने लगे और उत्पादन भी फिर उसके बाद में बहुत बढ़ गया था गंवार का। इसलिए अब जो भाव है वो लगभग 30 रुपये किलो या 40 रुपये किलो के समथिंग है, इतना भी नहीं है। तो गंवार में गम की मात्रा कितनी होती है? 33% होती है। इसके अलावा जो गंवार का उपयोग किया जाता है, गंवार के अंदर जो गम या गोंद पाई जाती है उसका उपयोग किया जाता है ब्यूटी सामग्री बनाने में। जैसे जो क्रीम हो गई दूसरी, जिससे जो मोस्टली लड़कियां यूज़ करती है गोरा होने के लिए, पता नहीं कौन सी लवली होती है, वो ऐसी लवली वैसी लवली वो लगाती हैं लड़कियां, तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है हमारा, गन्ना का उत्पत्ति स्थान बताना है आपको। भारत, चीन, न्यू गिनी और अफ्रीका। भारत, चीन, न्यू गिनी और अफ्रीका, बताइए जल्दी से। जो गन्ना होता है उसका उत्पत्ति स्थान, भारत, चीन, न्यू गिनी या अफ्रीका? जिसने जवाब दिया है न्यू गिनी, बिल्कुल सही जवाब है आपका। भारत का गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या है? गन्ने का उत्पत्ति स्थान है न्यू गिनी। गन्ने का उत्पत्ति स्थान क्या होगा? न्यू गिनी होगा। न्यू गिनी एक देश है। अब देखो इससे रिलेटेड एक जानकारी और दे देता हूँ। उत्पत्ति स्थान पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है? गन्ना में। कहाँ पर है? न्यू गिनी में है। गन्ने का उत्पत्ति स्थान कहाँ पर है? न्यू गिनी में है। अगर आपसे पूछा जाता है गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो फिर वहाँ पर आएगा क्यूबा। क्या आएगा? क्यूबा। क्यूबा एक देश का नाम है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है और उसको गन्ने का कटोरा भी कहा जाता है। तो गन्ने का उत्पत्ति स्थान न्यू गिनी, और विश्व में जो गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है वो कहाँ पर होता है? वो होता है क्यूबा देश में। गन्ने से क्या बनाई जाती है? गन्ने से बनाई जाती है शर्करा।
एक जानकारी और दे देता हूँ, चलो आप आ गई। जहाँ पे भी गन्ने से शक्कर निकाली जाएगी वहाँ पर देसी शराब की फैक्ट्री भी होगी। क्यों होगी? क्योंकि गन्ने से जब शक्कर निकालते हैं तो उसके शक्कर निकालते समय उसमें से एक पदार्थ बनता है, उसको बोलते हैं स्पिरिट। क्या बोलते हैं? स्पिरिट बोलते हैं। और उसी से क्या बनाई जाती है? उसी से बनाई जाती है देसी मदिरा। देसी मदिरा, सादा लाल ढक्कन, नीला ढक्कन भी बोलते हैं उसको बहुत सारे। तो वो भी बनाई जाती है। तो किससे बनाई जाती है वो शराब? वो शराब बनाई जाती है गन्ने से बनाई जाती है। और गन्ने से शक्कर निकालने के समय स्पिरिट बनता है, उसी स्पिरिट से वो शराब बनाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ देसी शराब। भाई साहब आपका ध्यान किधर है? आपकी दुकान इधर है। आपने देखा होगा सड़कों पे लिखते हुए, बहुत सा लिखा हुआ होता है। अगला सवाल है हमारा, वाइट गोल्ड, सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? वाइट गोल्ड या सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? कपास को, सनई को, चावल को या सोयाबीन को? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? कपास, सनई, चावल या सोयाबीन? जिसने कपास दिया है बिल्कुल सही जवाब है आपका। सफ़ेद सोना किसको बोला जाता है? सफ़ेद सोना बोला जाता है कपास को। किसको? कपास को बोला जाता है। कपास इज़, कॉटन इज़ वाइट गोल्ड। और कपास का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है राजस्थान में, वो कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। कहाँ पर होता है? गंगानगर में होता है। और कपास से अलग अलग प्रकार के कपड़े बनाए जाते हैं, ये आप जानते ही हो। कभी नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कपास के रेशे होते हैं, कपास के रेशे में क्या अंतर होता है, नरमा क्या कहलाता है, इन सारी बातों की जानकारी की बातें करेंगे हम। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। कल से जो क्वेश्चन होंगे एग्रीकल्चर की जो क्लास होगी वो थोड़ी अलग टाइप से लगाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी अब जो आपकी जानकारी है उसको बढ़ाना चाहिए। थोड़ा कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा मैं उसमें, कुछ लेक्चर ऐड करूंगा, लेक्चर टाइप थ्योरी पढ़ाऊंगा। और कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर आप थ्योरी कब चालू करोगे? तो थ्योरी भी हम जल्दी से बायोलॉजी की भी चालू करेंगे और केमिस्ट्री की भी करेंगे। बहुत कुछ करना है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी करें, लेकिन ये कुछ अभी दौर ही ऐसा चल रहा है कि चाह कर भी कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। तो जितनी सुविधाएं अभी आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है उसका आप ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करिए, आपको बहुत कुछ उपलब्ध करवाया जाएगा। और प्लीज़ अगर आप नए आए हैं पहली बार तो बता दूं आपको कि शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास लगती है। शाम को 8:30 बजे बायोलॉजी की क्लास लगती है और वो क्लास इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है। तो वहाँ पर आप आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ आइए। वहाँ पर लगभग रोज़ाना 50 के समथिंग स्टूडेंट आते हैं। तो अगर पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर आइएगा शाम को 8:30 बजे। और संडे की कोई छुट्टी नहीं होती है। अगर आपको नोटिफिकेशन, जो स्टूडेंट देख रहे हैं, अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं भी मिलता है तो भी आप सर्च करके चैनल पर आ जाया करें, सुबह 11 बजे और शाम को 8:30 बजे। क्योंकि कभी कभी कैसा ऐसा होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन भेजता ही नहीं है आपको, तो आप ऐसा सोच ले कि सर आज क्लास नहीं होगी। क्लास कंटिन्यू लगेगी, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आपका जेट का एग्जाम नहीं होगा। और जिस दिन नहीं लगेगी उस दिन मैं खुद आपको मैसेज करके बताऊंगा कि आज कोई तकनीकी समस्या या कुछ है इसलिए क्लास नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये छोटी मोटी जानकारी थी और अब मैं बस इतनी ही दूंगा, क्लास थोड़ी लंबी हो जाती है। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।